गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेज। इससे पहले हमने पढ़ा था बेलमेंट। बेलमेंट का ही पार्ट है आगे चल के प्लेज, इसी में आता है वो सब भी। अब प्लेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज को डिफाइन किया गया है। प्लेज क्या होता है? प्लेज में दो लोग हैं, दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। जो ओनर है गुड्स का उसको बोलते हैं पावनर, और जिसको गुड्स दिए गए किसी पर्पज के लिए उसको बोलेंगे पावनी। तो इनका नाम प्लेजर भी हो सकता है, इनको प्लेजी भी बोल सकते हैं। 172 की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पावनर ने अपने कोई गुड्स थे, गुड्स कौन से? मूवेबल गुड्स, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर डेट्स। ठीक है, पावनर ने अपने गुड्स की बेलमेंट की किसके लिए? सिक्योरिटी और डेट्स, कोई लोन लिया उसके लिए। ठीक है, किससे लिया? पावनी से। यानी कि अपना जो मूवेबल गुड्स था उसको एज ए सिक्योरिटी दे दिया यहां से जो लोन लिया उसके लिए। दूसरा फिर इसमें है परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस कौन सा? इन्होंने इनसे लोन लिया, अब इन्होंने कहा कि ये लोन की परफॉर्मेंस किस तरह होगी, पेमेंट किस तरह होगी बाद में। तो इनका जो प्रोमिस था उस प्रोमिस की सिक्योरिटी के लिए ये गुड्स इनको दिए गए। तो एसेंशियल कंडीशंस प्लेज की कौन से रहेंगी? बेलमेंट ऑफ मूवेबल गुड्स। ठीक है, मूवेबल गुड्स। दूसरा पर्पज क्या होगा उसका? सिक्योरिटी। ठीक है, अब एक तो होता है अपना प्लेज, दूसरा होता है मोर्टगेज। ठीक है, मोर्टगेज और प्लेज में डिफरेंस एक ही है। लोन तो इसमें भी ले रहे हैं, लोन हमने यहां पे भी लिया है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे अपना घर हुआ, एग्रीकल्चर लैंड है, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर उनके अगेंस्ट हमने लोन सिक्योर किया है तो प्रॉपर्टी की होती है मॉर्गेज। और मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, बॉन्ड्स, वो सब क्या है? अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मुथूट फाइनेंस कंपनी हमारा सोना लेती है हमसे और बदले में हमें कुछ लोन प्रोवाइड करवाती है, वो सब कवर होते हैं किसमें? प्लेज के अंदर। सेक्शन 178 है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। जो बिजनेस बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो अपने कुछ एजेंट्स रखती हैं बिजनेस के कोरस्पॉन्डिंग के लिए। तो मर्केंटाइल एजेंट पावनर कब हो सकता है? उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पोजेशन ऑफ गुड्स विद कंसेंट ऑफ द ओनर। मर्केंटाइल एजेंट के पास जो पोजेशन है गुड्स का वो ओनर की कंसेंट से है, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं लेके आया, ओनर इसको ऑथराइज किया है इन सब के लिए, वो ओनर की परमिशन के साथ उनके पास गुड्स हैं। दूसरा फिर है मर्केंटाइल एजेंट का जो कंडक्ट है, एक्ट है, वो कौन सा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो उसका एक्ट है, कंडक्ट है, वो जो प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस के अपने, अगर ये नहीं होता, इसकी जगह और भी कोई होता, वो भी वही करता जो इन्होंने किया था। क्योंकि जो सेट प्रिंसिपल है बिजनेस के, उन्हीं के अंदर इसका एक्ट कंडक्ट इंक्लूड होता है। थर्ड कंडीशन आती है फिर प्लेजी एक्टेड इन गुड फेथ। ये जो प्लेजी हैं जिन्होंने ये मर्केंटाइल एजेंट से कोई गुड्स लिए हैं, प्लेज किया है जिसको इसने, इन्होंने गुड फेथ में काम किया। जो इनका काम था वो गुड फेथ में था, बैड फेथ नहीं था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पावनी को नॉलेज है कि इसके पास टाइटल है, ओनर ने इसको परमिशन दी है। अगर इनको ये पता हो कि ओनर ने इनको परमिशन नहीं दी है तो उस केस में क्या होगा? बैड फेथ होगा कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है, इसकी नॉलेज उनको है। तो उस केस में ये जो प्लेज है मर्केंटाइल एजेंट की वो वैलिड नहीं होगी। अगर इनको नॉलेज है कि इसके पास अथॉरिटी है, लेकिन इसकी अथॉरिटी कहीं ना कहीं ओनर टर्मिनेट कर चुके हैं और उसका नोटिस इनके पास नहीं है, उस केस में ये जो प्लेज होगी
वो ऑथोराइज होगी और उसको गुड माना जाएगा सेक्शन 178 के अंडर। नेक्स्ट है प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन 19 के अंडर। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जब तक उनको रिसाइन नहीं किया जाता वो वैलिड रहेंगे। तो इन केस में क्या होता है, अब अगर प्लेज ये पाउनी है, पाउनर है अपना, पाउनर के पास टाइटल डिफेक्टिव है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है अंडर सेक्शन 19 के अंडर, लेकिन वाइड अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो प्रोमिशन ने उसको वाइड डिक्लेयर करवाया नहीं है, इस वजह से जब तक वो डिक्लेयर नहीं करवाता ये इनके पास टाइटल ठीक रहेगा, ये इन्हीं का टाइटल माना जाएगा। दूसरा फिर क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड नहीं हुआ है, यानी कि उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर दूसरी पार्टी ने करवाया नहीं है, वो सब केसेस। और फिर आता है पावनी। ठीक है, पावनी का जो एक्ट है वो है एक्ट किसमें, गुड फेथ में। पावनी ये मान के चल रहा है कि पावनर के पास इसका टाइटल है, इस डिफेक्ट का इसको पता नहीं है। अगर ये नॉलेज इनके पास हो कि टाइटल डिफेक्टिव है और आने वाले टाइम में इसके अगेंस्ट कोर्ट का कोई भी एडवर्स रिमार्क आ सकता है, तो उन केस में ये क्या है, प्लेज ये पर्सन कर सकता है और ये प्लेज वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है प्लेज बाय पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट, यानी कि जिस पर्सन ने प्लेज की उसके पास रेस्ट्रिक्शन के साथ एक लिमिटेड इंटरेस्ट था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए एक पाउनर है, ठीक है, प्लेजर है, इसने अपना कोई गुड इनको दिया बी को, ठीक है, बदले में लोन लिया 5000 रुपीज का, अपना गुड्स इनको दे दिया, बदले में 5000 रुपये उन्होंने दे लिए, सिक्योरिटी के लिए गुड्स दे दिया। अब ये कौन हो गए, बी, ये हो गए पावनी ए के केस में। ठीक है, अब बी ने इसको आगे फिर से सब प्लेज किया 8000 रुपये में इनको सी को। तो सी, बी और सी के बीच का जो है एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो कौन सा है, लिमिटेड इंटरेस्ट का, क्योंकि बी इसका ओनर नहीं है, जो गुड्स इसने आगे ट्रांसफर कर दिया सी को, जो गुड्स सी को ट्रांसफर कर दिया उसका टाइटल इनके पास नहीं है, इनके पास लिमिटेड इंटरेस्ट है। कौन सा, कि जब तक ए उनको 5000 रुपीज विद इंटरेस्ट पे नहीं करेगा तब तक ये गुड्स इनको ये रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह इन्होंने आगे इसको सी को दे दिया, ठीक है, बी ने सी को प्लेज कितने में किया, 8000 रुपीज में, यहाँ पे इन्होंने इनसे लोन ले लिया 8000 रुपीज का, और यही गुड्स जो 5000 रुपये में यहाँ सिक्योरिटी थी वो 8000 के लिए यहाँ सिक्योरिटी में आ गया। अब ए का जो राइट है, ए को अपना प्रोडक्ट वापस चाहिए, ए को भी मान लो पता चल गया कि सी के पास है मेरा गुड्स, अब ये डायरेक्ट सी के पास नहीं जाएगा कभी भी, क्योंकि इसका एग्रीमेंट इनके साथ है, इनके साथ नहीं है। इन केस में ए को अपना 5000 का जो डेट है वो पे करेंगे बी को, इनकी लायबिलिटी 5000 रुपीज तक की है, वो भी इंटरेस्ट टर्म कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो ये 8000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की नहीं है, ए 5000 पे करेगा बी को और बी को पे करना है सी को, अपने 8000 में इन्होंने प्लेज किया था वो पेमेंट करके इनको वापस इनके गुड्स देंगे। तो यहाँ पे जो बी है उसका इंटरेस्ट कितना है, लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिट किस तरह की, जब तक ए डिमांड ना करे बी से कि मेरा गुड्स मुझे वापस दो, या फिर सी खुद ना कहे इनको अगे अपना प्रोडक्ट वापस लो और मेरे 8000 रुपये है वो रिफंड करो, ये इस तरह होगा। बी और सी का जो एग्रीमेंट है उस केस में बी फिर से क्या बन जाएंगे, पाउनर, और ए के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें क्या रहेंगे, पाउनी। राइट ऑफ प्लेजी, राइट ऑफ प्लेजी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 173 से 176 तक। ठीक है, सेक्शन 173 174 में है राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेस्ड, ये पाउनर है, ये पाउनी है। ठीक है,
पावनर ने पावनी को अपने गुड्स किसके लिए दिए हैं? सिक्योरिटी ऑफ डेट। ठीक है, जब तक पावनर जो लोन लिया है पावनी को पे नहीं कर देगा तब तक पावनी उस गुड को रिटेन कर सकता है, वो अपने पास रोक सकते हैं तब तक के लिए। सेकंड इसमें आता है फिर सेक्शन 175, राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ये मूवेबल गुड्स हैं, अगर उनके मेंटेनेंस में पावनी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस करने पड़े उसको मेंटेन करने के लिए, उन सब केसेस में भी पावनी का टाइटल बनता है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो रिकवर करेगा पावनर से। थर्ड इसका राइट है, राइट ऑफ सूट टू प्रोक्योर डेब्ट्स और सेल ऑफ प्लेज गुड्स। 76 राइट देता है इसको पावनी को, अगर ये डेब्ट पे नहीं करता है, ठीक है, तो उस केस में ये केस फाइल कर सकते हैं पावनी इसके अगेंस्ट। दूसरा उसके बाद सेल भी हो सकती है, ऑक्शन में सेल होगी, कोर्ट के ऑर्डर आएंगे, उसके बाद इनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और एक और है इसमें फिर, जो पेरिसेबल नेचर की गुड्स हैं उनकी सेल पहले भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है एक टाइम के बाद उस गुड्स की जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन होना जाए, तो उसकी सेल का भी राइट इसके पास प्लेजी के पास है। वो प्लेजर के अगेंस्ट सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं